Online lecture, a system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, pathology. Today's lecture respiratory, part 4. Welcome all participants and attendants. Pulmonary fibrosis. Definition: chronic progressive scarring fibrosis of lung tissues leading to stiffness and reduced elasticity. Cause: idiopathic unknown, autoimmune disease, long term exposure to toxins, for example, abscess, silica और रेडिएशन थेरेपी. पल्मोनरी फाइब्रोसिस यहाँ पर ये क्रॉनिक और लगातार बढ़ने वाली डिजीज़ है जिसमें लंग टिश्यूज़ स्टेप्स हो जाते हैं और इनकी जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है. इसका जो कारण है आइडियोपैथी का है, जिसे नहीं जाना जा सका अभी तक, ऑटो इम्यून डिजीज़ में आती है. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के अंदर काम करने में टॉक्सिन्स के अंदर, जैसे कि है एब्सेटोस या सिलिका, या फिर रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा यूज़ करने पे इसका कारण बनता है, या रेडिएशन के बीच में काम करने वालों को. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस यहाँ दिया गया है और डिफिनेशन क्रॉनिक है, प्रोग्रेस ये क्रॉनिक कंडीशन हमारी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो कुछ इफ़ेक्टिव हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में 2 टाइप की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं. पहले तो फंक्शनल मेडिसिन, दूसरा स्ट्रक्चरल मेडिसिन. फर्स्ट, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फंक्शनल से शुरू होती है, जबकि यहाँ पे कॉज़ जो दिखा रहा है आइडियोपैथिक अननोन कॉज़ है, लेकिन ऑटो इम्यून. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेंगे. इम्यून सिस्टम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो S1 से लेकर के S12 तक सारी मानी गई हैं. सभी के अंदर ऐसे प्लांट्स यूज़ किए गए हैं कंटिन्यूस, कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया गया है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर S2 या C2, ये दो मेडिसिन ऐसी हैं, दोनों ये पेयर हैं. S2 का फंक्शन जो है सभी फ्लेक्सिबल जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पड़ता है, जैसे कि ऑर्गन्स कह लें या पार्ट्स कह लें. फ्लेक्सिबल पार्ट्स हमारे जो हैं लंग्स हैं, जिसमें गैस इकट्ठा होती है और कंडीशन के हिसाब से वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कम और ज़्यादा फूलते हो, कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स भी होते हैं. इसी तरीके से यूरिन ब्लॉडर है, यूट्रस है, गॉल ब्लॉडर है, हमारी आर्टरीज और वेन्स भी हैं, फ्लेक्सिबल हैं. इंटेस्टाइन भी फ्लेक्सिबल सी होती हैं. अगर फ्लेक्सिबल ना हो तो जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और इनसफिशेंट या फिर हम अनईजी फील कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कंडीशन देखते हुए हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं. लंग्स आ रहा है तो लंग्स के जवाब पे हम P2 का इस्तेमाल करेंगे. ऐसे तो P1 की पी ग्रुप की मेडिसिन कोई भी यूज़ की जाती है अकॉर्डिंग कंडीशन, और P1 स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज से, P2 सेकंड स्टेज पे आ जाती है इरिटेशन में. तो यहाँ पर लंग्स, क्योंकि फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है और स्टिफनेस है, तो इस कंडीशन में लंग्स की जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में पेक्टोरल ग्रुप की, वो P2 आ जाएगी. टिश्यूज लीटिंग स्टिफनेस है तो यहाँ पे C2 आ जाएगी. और इसी हिसाब से यहाँ पर रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे ये C2 यूज़ की जाएगी. अब इसे हमें बैलेंस करना है तो हम जैसे स्केप करके हम बाहर आते हैं और यहाँ पे नीचे हम ऐड करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं इंसर्ट. यहाँ पे जो फार्मूला है, फार्मूला भी क्लियर करते चलते हैं मेडिसिन का. जैसे कि हमने यहाँ पर S2 लिया, ओके, प्लस C2 प्लस
C2। ठीक है। ये ऐसा कब होता है, स्टेपनेस हो जाए? एक कंडीशन है जब लंग्स को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन सप्लाई ना मिल रही हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पर एंजाइटकोस ग्रुप की यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग कंडीशन A3 यूज़ करेंगे वो बेटर है। वरना फिर आर्टीरियल और पल्मोनरी पे अगर जाते हैं, आर्टीरियल और वेनस पे जाते हैं, तो A1 और A2 का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम A3 यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेफनेस हमारे न्यूरॉन के थ्रू डिपेंड करती है, जो भी चीज़ अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ न्यूरॉन की जो प्रेजेंस है या हमारे नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस है वो कम है। तो उसके लिए हम यहाँ पर F1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है। इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पर हमें अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, इम्यून, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्कैरिंग लंग्स और chronic progressive scarring, fibrosis in lung, stiffness and reduced elasticity, idiopathic autoimmune। ऑटोइम्यून की अगर बात आती है, तो इसको हमें बूस्ट करना हो तो हमारे पास जो मेडिसिन है S2 तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी, इसके फंक्शन को तेज़ करने के लिए, इस मेडिसिन को हम बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आरी। ओके। अगर हमें बूस्ट नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा कि मुझे आरी देना है नहीं देना है, तो इस कंडीशन में हम डब्ल्यू दे सकते हैं। डब्ल्यू इसे बैलेंस करती है। ओके। ये जो मेडिसिन हुई यहाँ पर, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस की हुई। ये इसका ट्रीटमेंट है। इसको देने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, जिस हिसाब से ड्रॉप्स वगैरह वो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर ये ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप 50 ml डिस्टिल वाटर प्लस 10 ड्रॉप्स इलेक्ट्रिसिटी और 5 ml TDS कर सकते हैं। पेशेंट की वीकनेस के हिसाब से देख सकते हैं क्रॉनिक कितना है, क्योंकि क्रॉनिक पेशेंट्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मेडिसिन जो एग्रवेट करने के चांसेस बढ़े रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम डाइल्यूशन का फिर यूज़ करते हैं। जनरली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक। अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और S2 और आर मिल करके रेडिएशन जो थेरेपी है, इसका जो एक्सपोजर है उसको रिमूव करती है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करती है बॉडी से, बॉडी को टॉक्सिक फ्री करती है। ओके। और S1 बिफोर मिल्स, S10 आफ्टर मिल्स देना कभी ना भूलें, क्योंकि S1 हमारे जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो मेंटेन करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई को मेंटेन करती है, सेल्स के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है। S1 हमारी बॉडी को पूरा फुल्ली केयर करती है। S10 वहीं पे डाइजेशन से जुड़ी हुई जो भी डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, जैसे विटामिन या मिनरल्स की, उसको बैलेंस करके वो पूरी बॉडी एब्जॉर्बेशन बढ़ाती है। S1 सप्लाई को प्रॉपर करती है, S10 जो है एब्जॉर्प्शन को मेंटेन करती है। जैसे देखा होगा विटामिन की डिफिशियंसी लोगों की क्रिएट हो जाती है, विटामिन डिफिशियंसी क्रिएट होती है। तो विटामिन अक्सर क्वेश्चन होता है, खाते तो रहते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी डिफिशियंसी क्यों क्रिएट होती है? तो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हमारे फूड के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उसे अनआइडेंटिफाई करके बॉडी को ब्लॉक कर देता है। तो एस्टेन का काम क्या है? उनको आइडेंटिफाई करना, जो बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी फूड्स के अंदर, उनको अपनी सही कंडीशन में स्टोर करना। S1 का काम है स्टोर को बॉडी के अंदर रिलीज करना। ठीक। आगे चलते हैं, इसका इफेक्ट क्या है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट हमने साथ में दे दिया है, क्योंकि जो भी चलता है चलें, उसका ट्रीटमेंट हम साथ में करते चलते हैं।
और इन केस अगर छूट जाएगा तो फिर आगे अलग से क्लास लेना पड़ेगा। इफेक्ट्स: इम्पेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसफर्स, रिड्यूस लंग्स कैपेसिटी। तो जो हमारा फार्मूला है वहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, कंप्लीट करता है। अगर किसी पेशेंट में ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली जो है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो रही है, तो A3 की जगह हम A1 को स्ट्रॉन्ग डोज में देंगे। A1 ऑक्सीजन को बॉडी के सभी एरिया के अंदर प्रोवाइड करने का काम करते हैं और लंग्स से कलेक्शन का काम करती है। तो इसलिए A1 देंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। लेकिन हमें पूरी बॉडी को जब केयर करना होता है, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई और कार्डियक फंक्शंस को भी, जो हार्ट के पंप को भी अगर हमें साथ में लेके चलना है, तो ये तीनों सेक्शन को एट ए टाइम कंटिन्यूस एक ही साथ काम कराना है। तो उस कंडीशन में हमें A3 को यूज़ करना पड़ेगा। सिम्टम्स: ड्राई कफ होगा, शॉर्ट ब्रीथ होगी, स्पेशली ऑन एक्सर्शन, एक्सक्रेशन, ठीक है। फैटिगो, फिंगर क्लम्बिंग। डायग्नोसिस इसमें हम HRCT स्कैन करेंगे, लंग बायोप्सी कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट इसमें जो अभी तक ट्रीटमेंट्स है नो क्योर की तरफ कर रहा है। एंटी फाइब्रोटिक जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से ड्रग का यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, लंग्स ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो मेडिसिन के अंदर है, एंटी फाइब्रोटिक के अंदर जो यूज़ की जाएगी वो C2 आ जाएगी। ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर हमारा अगर रिक्वायरमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा ब्रीथनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है, तो फिर हमें वो प्रोसेस करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कंप्लीट करे, जैसे ऑक्सीजन को हमें देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ पे हो गई। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम A1 से भी कर सकते हैं, A3 दिया है, साथ में A1 को और दे दें अलग से, तो ऑक्सीजन जो है थेरेपी को हम मेंटेन कर सकते हैं। लंग्स ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी S2 और सी आर ई S2 C2 S2 जो है सेल्स को क्रिएट कराता है, मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके सेल्स का क्रिएशन करता है, फंक्शन को मेंटेन करता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो है, ऑक्सीजन को जो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सॉरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए C2 है। तो अगर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत आ रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन देने पे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। RE S2 C2 और RE जब मिला करके हम देते हैं तो ये ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे जो लंग्स है, जो डैमेज है, उससे रिकंस्ट्रक्ट करके, रीजनरेट करके हम न्यूली कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। ओके। तीसरा, लंग्स ट्यूमर, बिनाइन और मैग्लिन लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल्स लंग कैंसर NSCLC more common, small cells lungs cancer CSLC more aggressive, smoking cause, smoking, pollution, genetic factors, occupational exposure, abscess radon। सिम्टम्स हैं इसके: persistent कफ, coughing up blood, chest pain, weight loss, hoarseness। अगर कफिंग है और ब्लड आ रहा तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसके अंदर हम सिर्फ RE की जगह पे BE कर देंगे, RE की जगह पे BE कर देंगे। चेस्ट पेन है वो B से कवर कर जाएगा। अगर फिर भी नहीं अच्छा, कफ में हम देखेंगे कि ब्लड का कलर क्या है, ब्लैक है या रेड है। रेड है तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ब्लैक है तो हम यहाँ पर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। लंग कैंसर है तो जाहिर सी बात है, कैंसर C2 में तो आ ही जा रहा है, उसके लिए कैंसर में जो अच्छी मेडिसिन काम करती है हमारे वहाँ GE कहते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। वेट लॉस, ये हम जैसे बॉडी रिकवर करने लगेगी वेट लॉस ख़त्म होने लगेगा। ये सिम्टम्स हैं जो हॉर्सनेसेस, आवाज़ क्लियर हो जाएगी। अलग से भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं S1C13 जो हॉर्सनेसेस के लिए। डायग्नोसिस: चेस्ट इमेजिंग, एक्सरे, CT स्कैन कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कराया जा सकता है। ट्रीटमेंट सर्जरी है
जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ज़रूरत नहीं पड़ती। केमोथेरेपी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन है, वो भी नहीं है। इम्यूनोथेरेपी है, ये इम्यूनोथेरेपी यहाँ पे काम करती है, जो हमारी मेडिसिन इम्यूनोथेरेपी के जैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है। एबनॉर्मल फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज लंग्स में, अस्थमा, डेफिनेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉजिंग एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिव एंड नैरोइंग, ट्राइगर एलर्जिंग, कोल्ड एयर एक्सक्रीशंस, पॉल्यूशन, इन्फेक्शंस, पैथोलॉजिकल जो कॉज है यहाँ पे एयरवेज इन्फ्लामेशन, म्यूकस ओवर प्रोडक्शन, ब्रोंकाइट्रैक्शंस। Symptoms: wheezing, coughing, especially at night, shortness of breathing, chest and tightness. Diagnosis: spirometry, spec follow monitoring, treatment inhaled जो ये यहाँ पे इंग्लिश मेडिसिन को दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारी ऊपर की मेडिसिन है वो दी गई है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम तैयार किया गया है मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू तैयार किया गया है, तो इसमें ये सारी मेडिसिन आ रही है जो ये मेडिसिन को हमें यूज़ नहीं करना है। सॉरी, ये तैयार करते वक्त इसे हम रिड्यूस नहीं कर सके, तो यहाँ पर इसे हम रिड्यूस करके यहाँ से हम इस मेडिसिन को लेते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट का अस्थमा का बताते हैं। अस्थमा में अच्छा, यहाँ पे पी ग्रुप की मेडिसिन हमने छोड़ दिया था, पी ग्रुप की भी मेडिसिन आ जाती है। अगर अस्थमा है, यहाँ पर हम P4 यूज़ करेंगे, सेम मेडिसिन होगी, P4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग कंडीशन हम S1, S3, S2 अकॉर्डिंग कंडीशन हम इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ओके। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, हम यहाँ पर S1 भी कर सकते हैं। S1 S2 की जगह S1 हो जाएगा, C2 की जगह पे C5 हो जाएगी। P4 ज़्यादातर जो 60 एबोव पेशेंट होते हैं उनके लिए P4 का यूज़ किया जाता है। फीमेल के लिए P3 का यूज़ होगा, चाइल्ड के लिए P3 का यूज़ होगा, और यंग स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए P1 और P2 का यूज़ होगा। ओके, बाकी सेम मेडिसिन रहेगी। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे COPD कहते हैं। डेफिनेशन: प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, usually involving chronic bronchitis and or emphysema, cause long term smoking, pollution, occupation dust, fumes। तो यहाँ पर जो है पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को हमें यहाँ पे केयर करना होगा, पॉल्यूशन वाली चीज़ों से बचना होगा, स्मोकिंग को कंट्रोल करना होगा। ऑक्यूपेशनल डस्ट अगर है तो उससे पेशेंट को दूर रहना होगा, फ्यूम से दूर रहना होगा। और क्योंकि ये एलर्जी फॉर्म में है, एयर फ्लो के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अपर मेडिसिन को लेते हुए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है इस मेडिसिन को, यहाँ पे S1 हो जाएगी। यहाँ पर एयरवेज देखना है, नेजल कंजेशन है, ब्रोंकस कंजेशन है, तो ब्रोंकस में C2 आ जाएगी, और एयर फेरिंग्स में है तो यहाँ पे C13 कर लेंगे। ओके। और ऐसे भी स्मोकर के लिए S1 और S2 दोनों सफिशिएंट है, और ड्राई कफ के लिए S1 S2 सो बेटर। पैथोसेलोजी,
इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, एयरवेज के अंदर स्वेलिंग आना, इन्फ्लामेशन होना, जो एयर की जो पैसेज हैं उनका कम होना, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एलोअर वॉल्स, एलवेलोर, ये P2 के अंदर आ जाता है, पी ग्रुप के अंदर आएगा। जब हम पी ग्रुप देते हैं तो एल्विलोर वॉल्स जो है यहाँ पे उसको हम पूरा T2, एल्विलोर वॉल्स के लिए हम कंडीशन अकॉर्डिंग, अगर सैक के अंदर है C13 यूज़ होगा, अगर उसके स्ट्रक्चर में किसी से प्रॉब्लम आ रही है तो C2 है, अगर पश फॉर्मेशन में हो गया है तो C5 है। ठीक है। सिम्टम क्रॉनिक कफ, स्प्यूटम प्रोडक्शंस बड़ा होगा, स्प्यूटम जिससे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे C2 का यूज़ बेहतर होता है। ब्रीथलेसनेस, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस, डायग्नोसिस स्पायरोमीटर, reduce FEV1, FVC रेशियो, चेस्ट इमेजिंग, ट्रीटमेंट स्मोकिंग सेशन, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ किया था। ब्रोंकोडायलेटर के लिए हम यूज़ करते हैं नोबलाइजर का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे, और ये वेपोरेशन का यूज़ करेंगे। स्टेरॉयड इलेक्ट्रोहोमोपैथ में बिल्कुल नहीं यूज़ की जाती है, तो यहाँ से सर क्वेश्चन। इनहेलर में कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाए? ये एक मिनट, बहुत गुड क्वेश्चंस। सर स्टेरॉयड इनहेलर इलेक्ट इनहेलर में कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाएगा? हाँ, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको। इनहेलर में सबसे अच्छी जो मेडिसिन है यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखिए, S2 सो बेटर है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। S2 प्लस C2, ये हमें एक्सक्रीट कराने वाली चीज़ें चाहिए। ये जो भी हमारे वहाँ A2 की ग्रुप में आ रही हैं वो सारी एक्सक्रीशन के लिए हैं, और ये बहुत से लोगों ने यूज़ किया है। हम खुद कभी यूज़ करना पड़ता है तो इसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। सर इसमें P3 भी डाल सकते हैं? हाँ, कंडीशन बच्चे हैं तो P3 देंगे, और जनरली एडल्ट्स के लिए हम P2 का यूज़ करते हैं। ज्यादा सर तो बच्चे ही आते हैं हाँ, तो इनहेलर। बच्चों के लिए P3 ही रहेगा। और यहाँ पे हम WE कंडीशन देख करके करेंगे। अगर इम्यूनिया वाला केस ज़्यादा बन रहा है तो उसके लिए BE बहुत अच्छा रहेगा। निमोनिया के लिए, जी सर, अस्थमेटिक के जी लिए, सर। अस्थमेटिक के लिए BE, और वरना फिर WE। WE न्यूट्रल्स हैं। ओके। जी सर। हम्म। हमारे मद्रास के जो लेक्चर्स हो, मद्रास वाले जो लेक्चर यूज़ लेते थे, चलता था, वो लोग आते थे, तो वो लोग कहते थे कि उनके वहाँ ज़्यादा इसका यूज़ होता था। कहते थे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। चेन्नई के होते थे हम लोग। और C13 भी डाल सकते हैं सर इसमें? हाँ, कंडीशन के हिसाब से डाल सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बाउंडेशन है कि यही यूज़ की जाए, अकॉर्डिंग कंडीशन S1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हमें फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है, और जो अंदर कंजेशन है उसको रिमूव करना है, कफ को बाहर लेना है। तो सिक्रेशन को इंक्रीज करने वाली जो मेडिसिन हैं वो S2 ग्रुप है। जैसे A2 है, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे ब्लड्स के, वो निकालने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। C2 वहीं पर हमारे फ्लेक्सिबल आर्गन के अंदर जो भी चीज़ अगर स्टॉक कर गई हैं उसको रिमूव करने का काम करती हैं। उसी तरीके से S2 भी जो हमारे बॉडी से सब भी एक्सक्रीट करती हैं उन चीज़ों को जो बॉडी के अंदर एक तरीके से सिक्रेशन बढ़ाने का काम करती है ये बॉडी के अंदर से। ठीक है। अगर सिक्रेशन रोकना है, कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे S3 कर सकते हैं। अगर कहीं से ड्राइनेस हो रही है और लगातार ड्राइनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि थ्रोट्स के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम S2 दे सकते हैं। अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कफ रिड्यूस हो रहा है, तो S3 करके उसे जैसे कहते हैं सुखा देना, तो यहाँ पे हम सुखा सकते हैं। ठीक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिफ्यूजन ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज,
बाय ए ब्लड क्लॉट। अब जब ब्लड क्लॉट होगा तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेम मेडिसिन होगी, आर ई इसमें ऐड कर देंगे ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे बी ई देंगे, यूजुअली फ्रॉम द लेग्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। पैथोलॉजिकल क्लॉट ब्लॉक ब्लड फ्लो टू एल्वेलाई, impaired गैस एक्सचेंज, हाइपोक्सिया हो सकता है, रिस्क फैक्टर, एम्बोलाइजेशन, सर्जरी, कैंसर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ये इससे ये रिस्क फैक्टर डेवलप कर सकते हैं। सडनली सिम्टम, सडनली चेस्ट पेन, शॉर्ट ब्रीथ, रैपिड हार्ट बीट, कफिंग ब्लड। तो जैसे ही ये आप देखें वैसे ही आप बी से रिलेटेड हम अपना फार्मूला देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा ज़रूरत जो होती है यहाँ पे ब्लड को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को मेंटेन करना। हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए A3 का यूज़ किया जाएगा। शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है तो यहाँ पर हम P2 का यूज़ करेंगे। सडनली चेस्ट पेन है तो P2 के साथ हमने यहाँ पे C5 यूज़ करेंगे। सभी टाइप के कंजेशन और पेन को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पे, ठीक है। डायग्नोसिस, डायमीटर टेस्ट, CT पल्मोनरी एंजायोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग्स। ट्रीटमेंट, एंटीकोगुलेशन। एंटीकोगुलेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में क्या है, एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने तैयार किया लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे सॉरी इसको हम हटाएंगे नहीं, यहाँ से ही इसको ले लेते हैं। हेपरिन है जैसे यहाँ पर हमारे पास बी है। एंटीकोगुलेशन क्या है, बी। अगर ब्लीडिंग अंदर हो रही है तो इसे देकर के एंटीकोगुलेशन हम ठीक है। और यहाँ पर हम दूसरी जो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एंटीकोगुलेशन में, आरी। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो डब्ल्यू कर सकते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। ओके। थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स के लिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वही यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, इसलिए सर्जरी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ओके। अब यहाँ से हम पूरा फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ एंटीकोगुलेशन में यहाँ पर हम बी को भी ऐड कर लेते हैं। ओके। सेम मेडिसिन होगी। रिलीज करने वाली जो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने वाली जो मेडिसिन है यहाँ पर A1 हो जाती है, पॉजिटिव मेडिसिन। S1 हो जाती है, S1 हो जाती है। और ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं। ओके। S2 का भी यूज़ कर सकते हैं, C2 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिस्पॉन्स है यहाँ पर A1 और S1 का है। और सर्जरी की अगर ज़रूरत है जहाँ पर हमें रिमूव करना है ऑब्स्ट्रक्शन को, किसी भी टिश्यूज़ कलेक्शन को, तो वहाँ पे हम C5 का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाए, सडनली चेस्ट पेन, शॉर्ट ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट बीट, कॉफिंग। तो इसके ट्रीटमेंट में यहाँ पर
हम ए3 तो ऑलरेडी दे रहे हैं, ये एक सेक्शन में दे देंगे, लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर हम ये इसे दे करके, और प्लस अगर हम यहाँ पर अगर ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम सारी मेडिसिनों को ये हटा देंगे, सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देंगे डब्ल्यू को, और पी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है तो हम आर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई कर सकते, किसी भी दे सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज में भी रिड्यूस लंग कैपेसिटी और कोलैप्स एयरवेज। स्ट्रक्चर डैमेज में रिड्यूस लंग कैपेसिटी और कोलैप्स एयरवेज। तो इसे ट्रीट करने के लिए हमें क्या है, वही फर्स्ट फार्मूला हमें देना होगा। फंक्शनल डिसऑर्डर इम्पेयर ऑक्सीजन इंटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मीन्स O2 लेन, यहाँ पे ये भी मिसिंग है, इसको भी हम सही कर देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हमें O2 आएगा। ओके, ऑक्सीजन O2 intake and CO2 carbon dioxide remove outtake, ठीक, which can lead hypoxia, acidosis and organ failure। ऑर्गन फेलियर की कंडीशन में क्या करेंगे हम, जब कोई चीज़ फेल हो रही है तो वहाँ किन किन चीज़ों को हम रिस्पॉन्स देखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं किसी चीज़ के फेल होने में। आइए यहाँ पे हम उस फार्मूले को भी लेते हैं। जब ऑर्गन फेल हो रहा हो, ओके, कहाँ पे, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस एंड ऑर्गन फेल। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, किसी भी ऑर्गन फेल होने में उसका न्यूट्रिशनल कैपेसिटी कम हो जाती है और टॉक्सिक्स एलिमेंट्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो हम न्यूट्रिशनल डिमांड्स को बढ़ाने के लिए S1 का यूज़ करेंगे, टॉक्सिक्स को रिमूव करने के लिए भी काम होगा और डिमांड को बढ़ाता भी है। S1 जब हम देते हैं बॉडी के अंदर, डिमांड्स को इंक्रीज़ करता है और जो अननेसेसरी डिमांड है उसको रिमूव करता है, और अगर कोई टॉक्सिक्स एलिमेंट है उसे बॉडी से रिमूव करता है। तो ये कंप्लीट बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है और उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे बैलेंस करता रहता है। ठीक है, S1 हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे बात चल रही है लंग्स की, तो लंग्स में दूसरा क्या होता है, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी भी ऑर्गन्स के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, डिमांड्स को मेंटेन करने के लिए, उसे एक्टिव बनाने के लिए नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का फ्लो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर F1 को यूज़ करेंगे। हो गया। अगर हमें भूख नहीं लग रही है तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हमारी रिक्वायरमेंट घट रही है, हमें स्मेल नहीं आ रही है। तो इसकी वजह क्या है, हमारा जो न्यूरॉन फ्लो है वो बॉडी के अंदर कम हो रहा है, हमारी सेंसिटिविटी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो अगर स्मेल, कोई खुशबू भी अगर आसपास है, किसी फूड्स का जो है जो ऑर्डर है, वो हमारी नाक तक आ रहा है और नोज़ तक आ रहा है और हम उसे नहीं लाइक कर पा रहे हैं। जैसे कि चाय की खुशबू है या फिर किसी परफ्यूम की खुशबू है, वो मुझे लाइक नहीं हो रही या मुझे महसूस नहीं हो रही। तो इसके मतलब है कि हमारी सेंसिटिविटी घट रही है इसलिए कि वहाँ न्यूरॉन का फ्लो कम। बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं प्ले कर रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इसके मतलब है कि वहाँ न्यूरॉन का फ्लो कम हो रहा है। तो न्यूरॉन के फ्लो को हम मेंटेन करने के लिए S1 के साथ F1 करेंगे, तो F1 को ऐड करेंगे तो बैलेंस होगा।
अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, अब ये अगर फंक्शन सही हो गया, न्यूरॉन का फ्लो सही हो गया, तो वहाँ पे हो सकता है ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ब्लड के जो सप्लाई है उसको हम मेंटेन करने के लिए A1 को देंगे। ब्लड वहाँ पर जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स है, विटामिन है, न्यूट्रिशंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे A1 के थ्रू पहुँचती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन जहाँ नहीं मिलता वहाँ पे ही कैंसर डेवलप करता है, कैंसर के सेल्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, न्यूट्रिशन सप्लाई को भी मेंटेन करना है, तो हमने A1 को चूज़ कर लिया। अब आया रिप्रोडक्शन। अब सेल सेल्फ रिप्रोडक्शन करता है और सेल्फ रिडक्शंस भी करता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमारी बॉडी, हमारा ऑर्गन अपने आप को जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसे प्रोडक्ट नहीं कर सकता है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और जो रिक्वायरमेंट की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अगेंस्ट पैदा कर रहा है या उसे रिड्यूस कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, ख़त्म तो कर रहा है, पैदा नहीं कर रहा है सेल्स को, सेल बन नहीं रहा वहाँ पे, तो उस कंडीशन में डिफिशेंसी क्रिएट होगी, इस टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर वहाँ पर डैमेज की कंडीशन में जाएगा। और एट ए टाइम ये सारी सप्लाई अगर पूरी बॉडी की रुक रही है, ये फंक्शनल मेडिसिन है। अब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम सी ग्रुप को लेते हैं। अब सी ग्रुप बॉडी के जो प्राइमरी सेल हैं उसमें सी आ जाएगा, सी वन आ जाएगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले सेल्स हैं उसमें सी2 आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स के लिए सी13 आ जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप जो बनाए गए हैं सी ग्रुप के, उसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं। किसी भी बॉडी के कहीं भी कोई प्लेस है, अगर उसको फेल की कंडीशन में जा रहा है तो उसको स्ट्रक्चर को भी मुझे मेंटेन करना होगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सी ग्रुप। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, जो कि एक प्राइमरी लेवल पे हम ट्रीटमेंट को यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, तो सी ग्रुप सी1 आ गया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक फंक्शन को ले लिया, न्यूट्रिशन सप्लाई को ले लिया, न्यूट्रिशनल डाइजेशन S1 के अंदर आ गया, न्यूरॉन सप्लाई F1 आ गया, सेंसरी नर्व्स को ले लिया, A1 यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और मिनरल्स विटामिन की सप्लाई को मेंटेन कर लिया। अब आया यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ये 4 यूनिट हो गई रिप्रोडक्शन का। ओके, तो यहाँ पर सेल्स के रिप्रोडक्शन के लिए हमने C1 को यूज़ कर दिया। अब और कौन सा एक फंक्शन रुकता है यहाँ पे, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटी। S1 यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी यूज़ कर रहा है। S1 एक्सक्रीटी को भी मेंटेन करता है, सर्कुलेटरी को भी मेंटेन करता है, तो इस तरीके से S1 यहाँ पे यूज़ कर रहा है। हाँ, अगर पेशेंट क्रॉनिक है और मिस कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन हम SC6 का भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 सिस्टम, 2 सिस्टम तो इसके अंदर S1 के अंदर यूज़ हो रहे हैं। F1 नर्वस सिस्टम में आ गया, A1 सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, C1 जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब क्योंकि ऑर्गन फेल की तरफ जा रहा है, तो इसमें पहले प्राइमरी नंबर पे लाइटर यूज़ करने के लिए हम WE का यूज़ करेंगे, WE का यूज़ करेंगे। और स्ट्रांगली अगर हमें रिकवर करना है तो यहाँ पर RE यूज़ करेंगे। ओके, इस तरीके से हम, अब स्पेसिफिक कोई आर्गन है जैसे कि लंग्स है, तो यहाँ पर लंग्स के लिए हम P ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट लंग्स से हो रही है तो वो यहाँ हम पूरी कर सकें। ओके, हमें कभी भी ट्रीटमेंट के लिए सारे सिस्टम को देख के चलना होगा। कोई भी सेल, कोई भी आर्गन अगर फेल की तरफ जा रहा है तो उसके सारे फंक्शंस को हमें नज़र में लेना होगा, अपने डायग्नोसिस के अंदर लेना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करेंगे तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा। वरना फिर कोई सक्सेस थोड़ी बहुत मिलेगी, परमानेंट सक्सेस नहीं मिल सकती। ओके।
चाहे तो इसे देख सकते हैं। 5 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन पांचों सिस्टम के एक एक सेल पे इनका इफेक्ट होता है। एक्सक्रीशन सेल्स के अंदर भी होता है, सर्कुलेशन सेल के अंदर भी होता है, डाइजेशन सेल्स के अंदर भी होता है, और सर जो नर्वस सिस्टम है वो भी सेल्स के अंदर काम करता है। अगर सेल्स का नर्वस सिस्टम फेल हो गया तो सेल की डिमांड घट जाती है, और अगर सेल्स की डिमांड घटी तो वो सेल स्ट्रक्चर को कम करने लगता है। स्ट्रक्चर कम होने लगा तो हमारा बॉडी जो ऑर्गन है या तो श्रिंक हो जाएगा या तो इनलॉर्ज की तरफ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल्स यहाँ पे है। नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन: लंग्स ऑक्सीजन ब्लड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेन ट्यूमर्स, फंक्शनल अस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रिड्यूस गैस एक्सचेंज। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ट्रीटमेंट जब हम ले रहे हों तो जो फाइल पेशेंट की है पुरानी कंप्लीट स्टडी करें। स्टडी करके, और अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट कराएं, कंप्लीट स्टडी कर करके ट्रीटमेंट दें। और अगर पेशेंट इनिशियल आया हुआ है तो उसे हम जो अपना डायग्नोस कर सकते हैं सिम्टोमेटिक, उसे डायग्नोस करें, डायग्नोस करके प्राइमरी लेवल की तो मेडिसिन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है।